दिया था लियाकत इंडस्ट्रीज़ का, कल बात नहीं हो सकी थी उस पर। ओपन कर लें, कल सलूशन देना एक गलती साबित हुआ, बच्चों को मिल नहीं रहा था। ज़रा ओपन करें कल वाला सलूशन। उसकी निशानी ये है कि पीबीटी की फ़िगर जो है वो 1505 है, निशानी ये है। और अगर उसके अलावा आप कोई सलूशन है तो उसको पूरा क्रॉस लगा दें, सफ़ा फाड़ के फेंक दीजिएगा, ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो कौन सा वाला सलूशन सही है। बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की क्लास में, इससे मुझे कम काम करना पड़ता है, इसीलिए 5-7 मिनट मुझे 10 मिनट भी मुझे मिल जाते हैं। ये पिछली क्लास में सब बनाना पड़ता। आपकी क्लास बहुत अच्छी, पहले से आप लोग ये लिख के रखते हैं मेरे लिए। ये तुमने मिटाया ना तो फिर 10 मिनट 15 मिनट अलग, और मुझे एफर्ट जो है वो मेरी अलग लग जाती है। क्या पूरी हो गई हैं सीट्स? 1 2 3 4, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या मसला है जी? निशानी है सोल्यूशन की सही वाले की, उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1505 होगा। नहीं, एक तो ट्रांसफर्ड है, एक तो यहाँ पे है, दूसरी है वो है तो मेरी स्टूडेंट ही, उसने मुझे बोला नहीं था कल, लेकिन स्टूडेंट है वहाँ पे, रेगुलर स्टूडेंट है, कोई इशू नहीं है। कभी कोई बच्चों को हो जाता है, इशू कर दिया करो, है मेरी स्टूडेंट। नहीं, वो पता नहीं मुझे, इसने पूछा नहीं था कल, लेकिन अब है स्टूडेंट ही मेरे, कह रहे हैं फीमेल है। साथ हो जाए, सारा काम तो वहां पे होना है। ये बोर्ड नजर आ रहे, लाइन लाइन से उस तरफ सारा काम होता है, यहाँ पे सिर्फ फिगर्स उठ के आती हैं बस। चलो भाई, सेकंड रो से ऑनवर्ड सवारियां, 7 सवारियां, शाबाश। हम्माद खान भाई, अगर 5 हो तो 2 की जगह खाली होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं। बैग्स पड़े होते हैं तो नीचे लटका दो उनको। ये इधर से उधर उधर बात होगी सारी, कुछ नहीं होता। अल्लाह आपको इसका अजर दे, शाबाश। चलो 6 की जगह तो बनाओ, हाँ तो खाली को भरो ना। चल चल पुत्र, आ जा इधर आप। हाँ जी, गुलबर्ग से कौन कौन आया हुआ है फीमेल स्टूडेंट्स में से? एक। C2 के कितने बच्चे बैठे हुए हैं आज? C2 के कितने बच्चे हैं? ये C1 है ना? एक तो मुझे ये नहीं पता लगता। C2 वाले हाथ खड़ा करें, C2 वाले फीमेल स्टूडेंट C2। क्यों जी, अपनी क्लास में क्यों नहीं पढ़ी क्लास आपने? लेट ना हुआ करो, सुबह की क्लास है वो, मैंने बाहर पाबंदी लगा देनी। आप अपनी क्लास में ही पढ़ा करें क्लास जी, तंग होते हैं वरना दूसरी क्लास के बच्चे। अच्छा जी, ज़्यादा बरकत वाला टाइम है, सुबह पढ़ लिया करो। मैं ज़्यादा क्रिटिकली पढ़ा रहा होता हूँ उसमें, मुझे खुद पता नहीं होता क्या होने वाला है थोड़ी देर। दूसरी क्लास में सब पता होता है जी। अच्छा जी, चलें। सबके सामने सलूशन है जो कल दिया था। लियाकत इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो आपका अपना कसूर है। लियाकत इंडस्ट्रीज़ का सलूशन जिसमें प्रॉफिट जो स्टार्टिंग फिगर है वो 1505 हो, ये वो पॉइंट समथिंग जो भी है, ये सही सलूशन है। ये सलूशन के ऊपर लिख लें, ये सही सलूशन है। और इसके अलावा अगर कोई सलूशन मिले तो उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा प्लीज़, वरना बाद में ये ना हो आप प्रेप लीव पे बैठे हो तो ये दोनों सलूशन सामने आ जाए और आप परेशान हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, सलूशन यही वाला फाइनल है। अब इसमें मसला क्या हुआ था वो डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ सबकी तवज्जो 2 मिनट के लिए चाहिए प्लीज़।
ओरिजिनल एंट्री हमने कहा था जी, ओरिजिनल प्लीज, ओरिजिनल एंट्री हमने कहा था क्या है जी, कि कैश डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट होगा 30, 40 और 70, याद आ रहा है जी। फिर रॉन्ग एंट्री की बात की थी, तो रॉन्ग एंट्री में उसने कर दिया था पहले प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट 70 से, ठीक है जी। और दूसरी गलती साथ ही उसने क्या कर दी थी, कैश डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30 से बेटा, ठीक हो गया जी। थोड़ी देर के लिए भाई साहब आप जरा ऐसे, ओके जी। रॉन्ग, हमने रेक्टिफाइंग एंट्री तो बाद में पोस्ट करते हैं, हमने कहा था कि पहले सब कुछ को रीडू करते हैं ना, ठीक है। तो हमने जब रीडू किया प्रॉफिट एंड लॉस में तो नज़र आ रहा था वो 70, उसको एडजस्ट किया और मैंने आपको कहा था इक्विपमेंट का क्रेडिट तो उसने, मैं अज्यूम करता हूँ ये हमारा इक्विपमेंट का लेजर है, फॉर इंस्टेंस 70, ये जो उसने गलती में लिख दिया था, हमने कहा था ठीक है गलती में लिख दिया, सही है, नो इशू, 70 यहाँ पे आ गया, 70 हो गया। अब कैश 30 डेबिट और ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जब मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री में आपको ये एंट्री करवाई थी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करो 30 से, तो मैंने कहा था चूंकि हमारे सामने एक्यूमुलेशन का अकाउंट मौजूद नहीं है तो अजराए मजबूरी हमें ये इंपैक्ट एसेट पे लेना पड़ेगा। अगर एक्यूमुलेशन का अकाउंट मौजूद होता तो रेक्टिफाइंग एंट्री में उसी को डेबिट करते, पर नहीं था तो हमने यहां क्या लिखा, इक्विपमेंट। तो अगर यहां पे इक्विपमेंट लिखा था तो ये भी तो इक्विपमेंट का ही असर बनता था ना, क्या ख्याल है। गलती में जैसे एसेट क्रेडिट हुआ ऐसे ही गलती से एक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ है ना, अब वो जब मौजूद नहीं है तो उसका इंपैक्ट हमें लेना तो चाहिए था। तो रीडू करते हुए ये 30 भी यहां पर नजर आना चाहिए था ओरिजिनली, ठीक हो गया। अब हमने पास की थी एडजस्टिंग एंट्री, वो एडजस्टिंग एंट्री क्या थी, इक्विपमेंट को 30 से डेबिट कर दिया था। मैं इसको रेक्टिफाइंग ही लिख देता हूं, जो मर्जी लिखना चाहो इसके सामने लिख लो, ठीक है। ये बात समझ नहीं आई बेटा, पहुंचे हो वो बात पे पहुंचे हो जहां पर हमने बात छोड़ी थी। असल में मैंने एक उसूल बताया आपको कि कैश फ्लो में सब कुछ हो चुका है, गलत भी है तो हम एक बार रीडू तो करेंगे ना, जो सब कुछ हुआ पड़ा है। तो जब सब कुछ, ये स्किप हो गई थी बात, जब सब कुछ हुआ पड़ा, ये 70 को यहां पे लिखा, ऐसे ही पिछली एडजस्टमेंट के 50 को डेबिट साइड पे लिखा था, बिल्डिंग में लिखा था। तो जब इक्विपमेंट, ये एक्यूमुलेशन का लेजर मौजूद नहीं है होता तो रीडू करते हुए उसको क्रेडिट करते, फिर उसी को डेबिट करते, ऐसे ही करते ना। बोलो, एक्यूमुलेशन का अकाउंट सामने मौजूद होता तो रीडू करते हुए ये क्रेडिट भी गलत वाला उसी को करते और रेक्टिफाइंग एंट्री का डेबिट भी 30 उसी को करते, यहां पे कुछ भी ना करते, ठीक है, यही बात है ना। अब जब असर इस पर लेना था एसिड पे तो यहां पर भी असर लिया, तो फिर गलती वाला असर भी तो हमें यहां पे रीडू करते हुए लिखना चाहिए था। तो ये बात हमसे स्किप हो गई थी। रीडू जैसे ऊपर वाला 70 लिखा है वैसे ही ये वाला रॉन्ग एंट्री वाला ये 30, क्योंकि एक्यूमुलेशन का लेजर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसका असर जैसे रेक्टिफिकेशन का यहाँ पे डालना है वैसे ही उसकी गलती का भी तो असर यहीं पे लेना पड़ेगा ना हमें, उसी मजबूरी के तहत, क्योंकि वो अकाउंट के अंदर जो 70 की, उस अकाउंट में जो 30 की गलती पड़ी थी उसका असर अब हमें इसी पे शो करना पड़ेगा। जैसे उस अकाउंट के 30 की गलती को सही करने का असर हम अब इसी अकाउंट पे शो कर रहे हैं। ये बात समझे हो। इसका मतलब ओपनिंग कितना था, 2112 था, 2112, ठीक है जी। और डेप्रीसिएशन हमने बैलेंसिंग निकालनी है, क्लोजिंग कितना था, ओरिजिनल 1643.1। अब जब ये 30 की रेक्टिफिकेशन पड़ी थी तो हमने +30 किया, 1673.1 हुआ, तो ये आ गया 368 बेटा, चेक करो 368 पॉइंट। अगर वो 370 वही समथिंग आना होता तो मैं दोबारा सोल्यूशन देता क्यों। अब आप अपने इस नए सोल्यूशन को ओपन करें, ओपन कर लिया, इसके अंदर डेप्रीसिएशन आपको यही नजर आ रही है 368.9। अब आप इसी सोल्यूशन के अंदर वर्किंग नंबर 13 में जाएं, आपको तीनों डेप्रीसिएशन नजर आ रही होंगी। एक डेप्रीसिएशन है इक्विपमेंट वाली 200 नजर आ रही है, एक डेप्रीसिएशन है बिल्डिंग वाली, वो है 363.6, ऊपर लेजर्स में नजर भी आ जाएगी, नजर आ रही है।
और तीसरी डेप्रीसिएशन जो हमसे गलत हुई 30 से, वो ये वाली डेप्रीसिएशन थी इक्विपमेंट की। अब सही हो गई ये डेप्रीसिएशन 368 पॉइंट, यही नज़र आ रही है। अब इसका टोटल करें तो क्या बनता है 932, यानी डेप्रीसिएशन जितनी सवाल में गिवन थी वही थी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस रेक्टिफिकेशन से। जब ये फ़र्क नहीं पड़ा तो इधर आकर देखें वर्किंग नंबर 12 के अंदर एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट वर्किंग 13 से क्या है, नील। तो फिर वही दो इम्पैक्ट्स ही रह गए ना, एक 30 रुपये का जो लॉस ज़्यादा चार्ज कर दिया था और एक 50 की जो रिपेयर एसेट बना लिया था। तो वो 50 और 30 की दो एडजस्टमेंट्स आ गई, तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट बन गया 1505। अब ये उठाकर ले आए, पलटे सफ़ा, ये बस दो एडजस्टमेंट में ये छोटे दो चेंजेस थे, ठीक है। अब उठाकर ले आए इसी प्रॉफिट को स्टार्ट पर 1505 आ गया, पीबीटी स्टार्ट पे आ गया 1505, ओके। और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी अगर आप गौर करें तो हमने लिखा था 30 माइनस 50 जमा 30, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, या माइनस 30। तीसरी एडजस्टमेंट भी तो थी ना, अब वो नहीं रही तो वो भी नज़र नहीं आ रही, तो क्लोजिंग थोड़ा सा हिला है, ठीक है जी। जी बोले। ये तो हम काफ़ी बहस कर चुके, रीडू करते हैं ना बेटा, सब कुछ जो उसने किया हुआ एक बार वो तो हमें रीओपन करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने अकाउंट बनाया हुआ है, उसका ओपनिंग उसका क्लोजिंग उठाया, उसने सब कुछ किया हुआ था। जब तक आज तक गलती नहीं देखी, आज फिर सवाल करेंगे, बेतहाशा लेजर्स हैं, जो कुछ उसने किया हुआ हम दोबारा करते हैं और अपनी फिगर्स निकालते हैं, तो सब कुछ रीडू करते हैं। तो जो वो गलती में कर गया एक बार तो वो भी लिखना पड़ेगा ना, फिर उसको सही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये रीडू किया था। अब इसका इम्पैक्ट इक्विपमेंट पे, इसका इम्पैक्ट भी इक्विपमेंट पे पड़ रहा था, गलती में पड़ा। ये गलती में जो पड़ा ये सही था, इसको नहीं छेड़ा। ये गलती में जो पड़ा ये गलत था, उसको सही कर लिया। लाइक बिल्डिंग जी हमने 2 टाइम इसे क्रेडिट किया और 1 टाइम इसे डेबिट किया। बेटा ये उसने किया हुआ था, हमने एक ही दफा डेबिट किया, ये उसने कर रखा था। उसने क्रेडिट किया हुआ जी जी, उसने बेसिकली उसने ना, उसने ये क्रेडिट इधर किया था ना हमें ये डेबिट इधर करना चाहिए था। उसने ये क्रेडिट गलत किया कहाँ था, एक्यूमुलेटेड डेप्शन में, और हमें भी ये गलती सही करनी चाहिए थी एक्यूमुलेटेड। अब वो मौजूद नहीं था एक्यूमुलेशन का अकाउंट, इसलिए उसका असर हमें यहां पर दिखाना पड़ा कि इसका क्रेडिट मतलब एसेट का क्रेडिट ही होता है, एक ही बात होती है, और यही डेबिट भी दिखा दिया। हम लोग इसे दिखाएंगे तो हम इसे 1 टाइम नहीं करेंगे, मतलब क्लोजिंग में। बेटा ये सब कुछ उसने करने के बाद ये क्लोजिंग बैलेंस निकाला था 1643, हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट की है जिस वजह से हमने ये क्लोजिंग को छेड़ दिया, ठीक है। ये दोबारा से डिस्कशन ओपन हो रही है, ये वही वाली बात है जो हमने की हुई है। जी बिल्डिंग के अंदर, जी बिल्कुल, क्योंकि उसने जो अकाउंट बनाकर दिया है, कैश फ्लो है, सब कुछ तो हुआ पड़ा है, एक बार तो वो ओपन करना पड़ेगा। बिल्डिंग का लेजर ओपन करें ना सामने, बिल्डिंग के लेजर में तो यही हुआ था, उसने 50 गलत डेबिट किया था। क्यों लिखा था हमने यहाँ उस दिन कंक्लूड किया इस बात को, वो पहले गलत वाला लिख के फिर रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। तो ये मुझसे रह गया था, बस अल्लाह माफ करे, हो जाता तो जान छूट जाती। बहरहाल अब सही है, ओके। नाउ दिस इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ओके, सही है। चलें जी, आज का सवाल पढ़ें, आज का सवाल पढ़ें। अब मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक लेजर मुझे फिर बनाना पड़ जाना, अच्छा तो हो ही गई। आज का क्वेश्चन नहीं मिला, कितने बच्चों को नहीं मिला? अच्छा, मेरे दोनों टीए नहीं हैं आज, खैर से चलें। आप कितने एक्स्ट्रा, कहाँ एक्स्ट्रा पढ़े हैं? चलें, आप लोग ये फॉर्मेट तो बना सकते हैं ना वर्किंग 1 तक। यहां पे सुने, डायरेक्ट मेथड से मैंने एक सवाल कराना है, FAR 2 का ही सवाल था, और इनडायरेक्ट मेथड से एक्चुअली ये टेस्ट हुआ है। तो एक दो छोटी छोटी चीज़ें बस चेंज करके मैंने इसको डायरेक्ट मेथड का बना दिया था। होमवर्क में आप यही इनडायरेक्ट में भी कर सकेंगे। अब ये ओरिजिनली इनडायरेक्ट का है, तो
ओरिजिनली वाला करा के मैं कहता आप डायरेक्ट मेथड से करें तो शायद आपको मसला होता है इस सवाल के अंदर। तो मैंने डायरेक्ट मेथड से खुद करवा देना है। इनडायरेक्ट के अंदर पे तो सिर्फ आपको पता है ये एरिया चेंज होता है, तो आप सिर्फ ये एरिया रीडू करेंगे घर से। और एक और सवाल के अंदर होमवर्क है वसीम इंडस्ट्रीज़ का, वो भी करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मेट बनाना है, ये 3 चीज़ें लिखकर एहतियातन 2 लाइनें खाली छोड़नी है। ऐसे ही लेस 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 3 होती थी चीज़ें, आज एक नई चीज़ इसमें ऐड करनी है, 1 लाइन यहाँ पर मज़ीद छोड़िएगा। बाकी सारा फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही है, वर्किंग 1 तक कर लें। मैं हैंडआउट्स का बोल के आता हूँ, जल्दी करें, फॉर्मेट जल्दी से बनाएं। ओके डी यार, के साथ है। अच्छा हम सारा MHS सफा ज़बरदस्त, करते हैं बात उसका। सॉरी, कितने बच्चों के पास नहीं है हैंडआउट्स? प्लीज़ ये शेयर करें, ज़रा आगे बढ़ा दें ताकि सबकी एक्सेस में हो। अभी फ़ोटो कॉपीज़ आ जाती हैं। हाथ खड़े करें, कितने बच्चों के पास नहीं है हैंडआउट्स? प्लीज़ गिनती करने हैं ताकि हैंडआउट मिले। फ्रंट रो पे 2 बच्चे हैं और बाकी अभी बांटें, आगे भेजें। 2 इधर हैं, बाकी देख लो। आगे भेज दो भाई, ये लास्ट 2-3 रोज़ वाले पीछे भेज दो ताकि 2-3 बच्चे कम से कम एक सवाल को देख सकें। सबके पास आ रहे हैं हैंडआउट्स? ओके, ओके, बन गया फॉर्मेट? छोटा सा तो फॉर्मेट था, ये तो 1 मिनट वाला फॉर्मेट है। अच्छा जी, वो मैंने मार्कर दूसरी साइड पे असल में एक एडजस्टमेंट गलत हो गई थी, उसको सही करने के लिए फेरा था, तो वो इधर भी थोड़ा सा फिर गया है। तो इसलिए आप 2014 और 15 लिख लें। ये जो राइट वाला कॉलम है 100.6 से ऊपर वाला, इस पे 2014 लिख लें और रीसेंट ईयर 2015 है। 2015 और 2014 लिख लें, किसी को नहीं भी नज़र आ रहा होता जी, ठीक है। ओके, अब सबकी एक्सेस में तो है ना क्वेश्चन? सबकी एक्सेस में होना चाहिए, अभी सबकी अपनी फोटोकॉपी पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है हमारा, जालिब इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 इज एज फॉलोज। रिक्वायरमेंट पे आए, रिक्वायरमेंट में लिखा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज for the year end 31 December 15 in accordance with the requirements of IAS's, show all necessary workings। अब यहाँ पे सवाल चुप है और मैंने आपको बताया हुआ है कि सवाल चुप हो तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं? इनडायरेक्ट। अपना मेथड उसी को कहते हैं। ये तो मियाँ साहब वाला मेथड है, ये तो मियाँ साहब को समझ नहीं आ रही थी कैश लो तो हमने ये बनाया था, वरना हमारा मेथड तो वही था, PVT से स्टार्ट वाला। अब ओरिजिनली ये सवाल ऐसे ही था, अब इसके अंदर आप ऐड करें मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट को, ठीक है। तो हम रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15। यहाँ पे एक बीच में एक लकड़ी सी हाइल करें और ऊपर निशान लगाकर लिखें यूजिंग डायरेक्ट मेथड। रिक्वायरमेंट में ऐड करें यूजिंग
डायरेक्ट मेथड। अब ये मैंने जब लिखवाया तब ये वाला मेथड बना है, वरना रिक्वायरमेंट देखकर तो ये इनडायरेक्ट मेथड ही था। ठीक है ना, सही है। सवाल खुद कह दे इनडायरेक्ट, सवाल चुप हो तो इनडायरेक्ट, सवाल जब तक खुद नहीं कहेगा डायरेक्ट मेथड हम नहीं। तो अभी सवाल ने खुद कहा, मैंने खुद आपको बताया कि सवाल कह रहा है। ठीक है, ओके। चलें सवाल को एक जल्दी से ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। सवाल बस लेंथी है, लेजर जो आज 20 को लेजर बन गए, बस यही है और कुछ भी नहीं है। सवाल आराम से टाइम के अंदर पूरा होगा था, क्योंकि सवाल के अंदर कोई टेक्निकल बात ऐसा आई नहीं थी। जो एक दो नई बातें हैं उनको देख लेते हैं। सवाल पढ़ता हूँ मैं। Relevant information contained in financial statements for the year 31/15 is as follows. Statement of financial position है, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, करंट एसेट्स में स्टॉक, ट्रेड डेट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। इक्विटी में इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल, ये वही शेयर कैपिटल को कहते हैं। ठीक है, जो पैसे आए हैं और शेयर इशू किए हैं, या मुफ्त में भी शेयर बांटे हैं तो बोनस शेयर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, ये वही शेयर कैपिटल है। ठीक है, फिर शेयर प्रीमियम है और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ये रिटेन्ड अर्निंग्स का दूसरा नाम है। जिनके पास हैंडआउट्स नहीं है अपने हाथ खड़े रखिएगा, आप 2 रहने दें, 2 आगे भेज देना भाई, 2 बिल्कुल स्टार्ट में, 2 पहली रो में एंड पे ले आना। बाकी हाथ खड़े रखें जिनके पास हैंडआउट्स नहीं है, वो पीछे कोने पे देखो, कोने पे देखो, एंड पे ले आना आगे। आगे अगली रो में सिर्फ 2 चाहिए बस, तो सबको हैंडआउट्स दे के आइएगा। ओके जी। उसके बाद इक्विटी, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट क्या है जी? रिटेन्ड अर्निंग्स। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट क्या होता है जी? रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में ग्रेच्युटी पेएबल, इसको भी गायब करने लगा था, फिर सोचा छोड़ देता हूँ, थोड़ी सी बात ही करनी है, थोड़ी सी बात करके एक थोड़ा सा आइडिया दे देना है। अगर पर्चे में आ जाएगा तो हम ज़रा इसको सेफली इस काम को भी कर सकेंगे। ठीक है, 2 हैंडआउट्स दे दें, सबको मिल गए जी। और इधर कितने बच्चे रह गए अब? सही है, ओके। नेक्स्ट है जी लॉन्ग टर्म लोन है। फिर करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, यूज हो जाता है कैश फ्लो के टॉपिक में। इसको भी आज देख लेते हैं कि लोन तो एक ही होता है ना, लोन तो एक ही होता था। हम कहते थे जी मिसाल के तौर पे हमारे 200 रुपये पेएबल है इस वक्त, इसमें से 50 अगले 6 में 12 महीने में पे हो जाना है और बाकी 150 12 महीने के बाद। तो हम कहते थे जी ये 200 की लायबिलिटी को तोड़ के शो कर देते हैं, 50 करंट और 150 नॉन करंट। लोन तो एक ही होता है। ठीक है, बहरहाल इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान काम है। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स हैं, ऑल डिविडेंड पेएबल। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही सेलिंग एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस और अलग, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी अलग शो हो रहा है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और टैक्स एक्सपेंस है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एडजस्टिंग एंट्रीज में कहता है ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ऑफ 42 मिलियन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम CWIP टू, ये तो बहुत आसान एडजस्टमेंट्स है सारी, इंशाल्लाह आपको काबू में। कंपनी सोल्ड PPE हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15 मिलियन फॉर 10 मिलियन। ये मैंने पिछली क्लास में भी एडमिट किया कि मुझे बुक वैल्यू गायब कर देनी चाहिए थी। बहरहाल ICAP के एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है, ये गायब होती तो कल जैसी एडजस्टमेंट बन जाती। ये कैश गिवन है, लॉस गिवन है, बैलेंसिंग फिगर बुक वैल्यू निकालते, उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लेजर में लाते, जैसे कल वाले सवाल में, यूनिवर्सल वाले सवाल में किया था। कितने बच्चों ने घर जाके यूनिवर्सल किया था? दोबारा पास होने वाले बस इतने ही है, क्यों नहीं किया बाकी बच्चों ने यूनिवर्सल वाला सवाल? यूनिवर्सल वाला सवाल, कल वाला सवाल कितने बच्चों ने घर जाके किया था? दोबारा 10 से 15 हाथ खड़े हुए हैं। शर्म तुमको, मगर तुम सबको मगर नहीं आती। ओके, नेक्स्ट है जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 27.7 मिलियन, 60% ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो बाकी 40% फिर कहाँ होगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ी होगी। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 1 मिलियन, इट इज अ पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%। यानी कि कल वाला सवाल ही है कुछ इजाफों के साथ। तो लेंथी हो गया, मैंने कहा होने दो, कोई बात नहीं, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जाएगा। मैक्सिमम को 2 दिन, क्योंकि एक टेस्ट की डिस्कशन पे लग जाना है दिन और एक इस तरह से सवाल, ये 2-1 दिन के अंदर हम मजीद जो है इस कैश फ्लो को कंक्लूड कर देंगे। होमवर्क में इसीलिए आपको मैंने इनडायरेक्ट मेथड का सवाल दिया है वसीम इंडस्ट्रीज, और होमवर्क के लिए इस सवाल का भी इनडायरेक्ट मेथड वाला पोर्शन थोड़ा सा बनाना है घर पे जाके, ये भी आपका होमवर्क होगा। उसकी वजह क्या है, भूल ही ना जाए, असल वाला मेथड तो वही था। ICAP ने इस अटेम्प्ट के अंदर डायरेक्ट मेथड चेक कर लिया है। मैं पहले क्लास में बच्चों को बता रहा था,
शाम वाली गुलबर्ग वाली क्लास में तो मैंने बता दिया कि कल मैं आपकी क्लास से निकला था तो मैं बड़ा खुश हो खुरम ऐसे हशाश बशाश था, क्योंकि मुझे ये जहन में था कि जब पेपर आया था FAR 1 का तो देखा था पेपर, उसके अंदर डायरेक्ट मेथड टेस्ट किया था। तो लो यार बच्चों को ना अब तैयार करा दिया डायरेक्ट मेथड, तो अब जो है ना मैंने टेस्ट के अंदर उनके यही सवाल देने, ठीक है। लास्ट टाइम यूनिवर्सल वाला सवाल मैंने टेस्ट में दिया था जब क्लास में लास्ट टाइम FAR 1 में बच्चों को पढ़ाया था, इस दफ़ा क्लास में करवा दिया। तो मैं बड़ा खुश था कि चलो यूनिवर्सल वाला क्लास में हो गया, एक डायरेक्ट मेथड का सवाल आ गया, वो इनको कल वाले टेस्ट में दे दूंगा। अब मैं गुलबर्ग गया ऐसे चढ़ा हो के बैठा, मैंने PA कहा ज़रा लेके आना ना, ज़रा दोबारा से सवाल देखूं, कोई एडजस्टमेंट वगैरह ऐड शैड करनी है, कुछ देखना है क्या हालात हैं, कर लेंगे या नहीं। तो वो देखने में पता लगा कि वो शायद उसने यूनिवर्सल वाला सवाल ही उठाया था और उसी के अंदर चेंजेस करके डाटा 2-3 एडजस्टमेंट आगे पीछे करके वही सवाल, तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। अब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये सवाल खुद कर लीजिएगा, ठीक है। TA साहब बैठे हैं या फिर गायब हैं? फिर गायब हैं, ठीक है, बैठे हैं भाई साहब, मुझे नज़र तो आया करें। ऐसा कर लें कि इस दफ़ा रीसेंट अटैम्प्ट का कैश फ्लो का सवाल विद सोल्यूशन प्रिंट निकालें, एक सफ़े की फ्रंट साइड पे सवाल आ जाएगा और बैक साइड पे सोल्यूशन आ जाएगा। ये बच्चों के लिए यहाँ रखवा दें, ठीक है। जिनको चाहिए वो ऑनलाइन ना डाउनलोड करना चाहें वो फोटोकॉपियर से ले जाइएगा, देखिएगा उस सवाल को देखेंगे, आपका भी हादसा निकल जाएगा कि ये तो तकरीबन वही सवाल है, 1-2 एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करने के बाद। तो लकी थे पिछले दफ़ा के बच्चे कि उन्होंने टेस्ट में बिल्कुल वैसा सवाल किया था जैसा उनके पेपर में आ गया, ठीक है। पर हो सकता है आप इतने लकी ना हो, क्योंकि अब उसने डायरेक्ट मेथड टेस्ट कर लिया तो इनडायरेक्ट टेस्ट कर जाए, अब आप डायरेक्ट को याद कर लें। तो मैं नहीं कहता कि मेथड आपको परेशान करे, आपको मसला रहा ही नहीं है। आपको कोई सवाल डाटा अगर पूरा हो, मैंने ये जाले वाला सवाल दिया, ये मैं डायरेक्ट से करवा रहा हूँ, आप इनडायरेक्ट से करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। यानी कि आपको ये ना जहन के अंदर रहे कि ये मेथड को बहुत अलग चीज़ है, कोई तोप चीज़ है, बस ठीक है हमें पता है 2-4 निशानियां हैं, बस इसमें हम सारे लेजर बना देंगे। और डायरेक्ट मेथड नहीं हो तो PBT से शुरू करके कुछ एडजस्टमेंट्स करते थे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये बिल्कुल वही एडजस्टमेंट थी। नेक्स्ट E है एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड एडवांस टैक्स 1.4 मिलियन, ब्रैकेट में लिखा है 2.2 मिलियन 2014। इसका मतलब होता है कि पिछले साल का तो ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। एडवांस टैक्स भी हो सकता है, टैक्स आप पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले भी टैक्स कह सकती है कि हुकूमत को निज़ाम चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, पूरा साल हम इंतजार नहीं कर सकते, आप एडवांस में टैक्स दे दें। तो एडवांस टैक्स एक एसेट बन जाएगा, बिल्कुल वैसा ही लेजर बनेगा टैक्स का, एक्सपेंस का, बस ओपनिंग पेएबल की बजाय डेबिट साइड पे एडवांस आ जाएगा, क्लोजिंग एसेट आ जाएगा, बस बाकी तो कैश उसी तरफ एक्सपेंस उसी तरफ, कोई फर्क नहीं है। पर चलो देख तो ले, इस तरह से भी तो हो सकता है। आगे बढ़ें, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी की एडजस्टमेंट समझाता हूँ F, यही तो नई चीज़ डाली थी थोड़ी सी। क्रेडिटर्स एक्रूड एंड अदर, ये इसके लिए क्या लिख दिया मैंने काट कर, एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स इंक्लूड इंटरेस्ट पेएबल, इंक्लूड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हम पहले इधर वर्किंग कैपिटल में नहीं जाने देते थे, अब उधर एक्सपेंसेस में नहीं जाने देंगे। बाकी तो आपको पता है प्री पेमेंट्स और एक्रूअल्स का वो लेजरा बना होता है एक्सपेंस का, उसके अंदर हम उनको लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन वो प्री पेमेंट्स के अंदर हमने टैक्स को नहीं जाने देना, हमने कहना चल चल तेरा अलग से टैक्स, तेरा लेजर अलग, ठीक है। ऐसे ही एक्रूअल्स में हमने इंटरेस्ट पेएबल को नहीं, चल चल तेरा अलग लेजर है, चल इधर किधर जा रहा है एक्सपेंसेस में छुप के, ठीक है। और दफा नहीं कहते होते, अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है। ओके एंड द लास्ट वन इज ऑन 15 जनवरी कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। तो सवाल शुरू करते हैं। सवाल में कोई जान शान नहीं लगी आपको, सवाल तो आप ऐसे ही हंस के कर लेंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके मजाक नहीं, आप देखोगे सवाल में कुछ नहीं। शुरू करते हैं सवाल। टारगेट ये है कि अगले 10 मिनट में ये सारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पोस्ट हो जाए, क्योंकि मैंने करनी है, आप तो 2 मिनट में कर लेते, बहरहाल 10 मिनट, क्योंकि मैंने साथ साथ आपको समझाना होता है। जी स्टार्ट करें। ओके सबसे पहले है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, साथ साथ लिखते जा रहे होंगे आप। ओपनिंग 100.6 मिलियन में है ये, क्लोजिंग 129.4। नेक्स्ट क्या है जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग 37, क्लोजिंग 20।
नेक्स्ट क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक का लेजर बनता है अब तो। ओपनिंग 451, क्लोजिंग 581.31.8। अच्छा सुने, आपने देखा डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट थी? अच्छा यार कर लेता हूँ ये सही, मेरी बात तो सुने। आपने देखा था डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट थी, बोलो। और उसे कहा था डेप्शन में 60% डेप्शन कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है। और अब आज नहीं करना है ऐसे, वो तो गलती में हो जाए, अब तो पेपर के अंदर काट के लिखना है, वरना आपको फ़ौरन ही पता लग गया कि इधर जो कॉस्ट ऑफ सेल आनी है उसमें कुछ एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो इसी लेजर के नीचे ना 2 लाइनें खाली छोड़ देना, ताकि वो एडजस्टमेंट वहीं पे ही शो कर दें, अलग से नहीं, बस यहीं पे स्टार लगा के, कोई वर्किंग रेफरेंस मजीद देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो उसी लेजर के नीचे 1-2 लाइनें खाली छोड़ देंगे, तो सही है। आगे बढ़ें। आगे क्या है? ट्रेड डेट्स, डेटर्स। जी डेटर्स कितने हैं? हाँ लिख लें ये बेटा, सवाल में प्रोविजन गिवन थी, इसका मतलब डेटर्स बैलेंस शीट वाले लिखो, उसके चेहरे पे जाके, बैलेंस शीट के चेहरे पे जाके लिखो, मुंह पे लिखो उसके, डेटर्स के आगे नेट। नेट इसका मतलब ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात करें तो उसका ओपनिंग भी हमारे पास नहीं है और क्लोजिंग भी हमारे पास, लेकिन वर्किंग 7 अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे, ये हमारे पास मौजूद है। ये वर्किंग हमें दोनों बैलेंसेस 1 मिनट में निकाल देगी। जब एडजस्टमेंट पे जाएंगे तब उसको कर लेंगे। फिलहाल बैलेंस शीट से नेट डेटर्स उठा के तो लिख लें, ताकि बैलेंस शीट तो जान छूटे उससे। जी ओपनिंग 24.7, क्लोजिंग 28.5। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल। एक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स के लिए क्या करते हैं? पहले जाते थे ना वर्किंग कैपिटल में इकट्ठा ही एक लेजर, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एक फिगर आ रही है, अब उसमें पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, तो एक्रूवल प्री पेमेंट सारे उठाकर हम एक ही लेजर में रखते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की एक फिगर उठाकर वो भी यहीं पे लिख दिया करते हैं। तो एक्सपेंसेस का यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड लेजर बना लेंगे। ठीक है जी। ओपनिंग में क्या आया है हमारे पास? ओपनिंग है क्या? ओपनिंग प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स कितना जी? 42। गलत कहा आप लोगों ने। लिखें इसके आगे ब्रैकेट के अंदर लिखें एडजस्टमेंट कौन सी बन रही है? ई। ब्रैकेट में लिख लें उसके ई एडजस्टमेंट। लिख लेना चाहिए था, वैसे मुझे सवाल में लिख लेना चाहिए था, बहरहाल चले, अच्छा है आपके लिए सबक है, आई के अपने थोड़े लिख के देना होता है सवाल में। तो प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल के आगे क्या लिख लिया ब्रैकेट में आपने? बोले ई। और साथ ही अभी लिख लें एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स के साथ ब्रैकेट में आगे लिख लें जी। जी 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 लिख लिया सबने, ताकि जब उसको पढ़ें तो फिर ये गलती दोबारा ना हो। चलें जी, अब सवाल वाले प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स बताएं कितने हैं? 42। ओपनिंग, क्लोजिंग 35.2। ठीक है। अब साथ ही एडजस्टमेंट पढ़ लें या बारी आने पे पढ़ें? साथ ही पढ़ें, क्योंकि मैंने साथ एक और लेजर भी ओपन करना है ना। ठीक है। कहता है एडजस्टमेंट ई के अंदर, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड एडवांस टैक्स ऑफ 1.4 मिलियन, क्लोजिंग और ओपनिंग 2. यहाँ पे हमने माइनस कर दिया इस फिगर में से एडवांस टैक्स जी। ओपनिंग 2.2, क्लोजिंग 1.4। अच्छा भैया देखें, आंसर लिखने से भी पहले एक चीज़ लिख लिया करेंगे, आंसर भी लिखने से पहले। भाई ये अलग किया क्यों है हमने? ये अलग किया क्यों है? इसका हम हमेशा लेजर बनाया करते हैं, तो फ़ौरन यहाँ पे हमने आकर लिखा टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस का लेजर पेबल होता था तो इधर देखो, पेबल होता था तो ओपनिंग क्लोजिंग। आज एडवांस है, रिसीवेबल है, तो ओपनिंग क्लोजिंग इधर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। 2.2 और 1.4। ठीक हो गया? सही है। अब इसका भी टोटल कर लें। 39.8
सही है सर। ये 42 ही है। ये 4.2 किसने कहा है तुम? खलील तो कहता है। खलील दोस्त है ना असल में, 33.8 अल्लाह का दोस्त है ये जी। 33.8 8 जी। अब ये वाले प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स आ गए हैं जो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो ओपनिंग भी आ गए और क्लोजिंग भी आ गए। अदर रिसीवेबल्स लेकिन वर्किंग नंबर 9 का सहारा लेना पड़ गया। आप अब समझ गए ना जब बात को, तो आप अब इतनी वर्किंग्स करने की ज़रूरत नहीं, आप ब्रैकेट में भी कर लिया करेंगे। करना क्या था बस, इस 35 में से 1.4 ही माइनस करना था ना, वो वहीं पे ब्रैकेट में माइनस लिखते, 1.4 को अलग लिख लेते, ये वर्किंग स्किप हो सकती थी। आपको समझाने के लिए की है मैंने तो ये वर्किंग, ठीक है। ऐसे ही क्लोजिंग में भी आप ब्रैकेट में माइनस करके उसको अलग ले आते, वहीं पे लिखा रहता, ठीक है। सही है, तो शॉर्टकट्स की तरफ जा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जी। आगे बढ़ें जी, वापस आ जाएं बैलेंस शीट पे। क्या अच्छा लिखा नहीं है? 39.8 और ये 33.8, ठीक हो गया जी। चलें वापस आ जाएं, अब वापस आ जाएं। कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कैश एंड बैंक ओपनिंग 3, क्लोजिंग 12, ठीक है। एसेट साइड खत्म, पहुंचे यहाँ तक, करें हजम चीज़ों को। कोई फिगर नहीं मिल रही तो पूछ लें आसपास से, मुझसे। फिर लायबिलिटी साइड को पोस्ट करना शुरू करते हैं। मेरा स्पीड तेज़ ही लगता है मुझे पोस्टिंग की। कुछ बच्चों ने टाइम का फ़ायदा उठाते हुए अगले लेजर बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ना करें, मिलके बनाते हैं, मैं भी पीछे रह जाऊंगा। आप अकेले पास होना चाहते हैं मुझे छोड़ के? अच्छा, उस वक्त तुम थे ही नहीं मेरे पास, वरना मैं साथ लेके पास होता तो। ओके, फाइनल की ऑडिट की तैयारी की बात थी। मेरे 2 दोस्त, मेरे रूममेट, फ्लैटमेट, फॉर्ममेट, अच्छे दोस्त हैं मेरे, अभी भी हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने ऑडिट का पेपर ना देने का इरादा किया था, उन्होंने पढ़ा नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा तुम्हें मैं पढ़ा देता हूँ, 3 दिन में ना मैं तुम लोगों को ऑडिट पढ़ा दूंगा फाइनल का। और पढ़ा भी लिया था वो 3 दिन फुल टाइम, हम बस लगे ही रहे थे उस पर। फिर मैं पढ़ा के घर जाना था। मैंने 3 दिन में उनको सारा कोर्स, क्रैश कोर्स पढ़ाया था। तो नहीं बेटा, मैं हर चीज़ के लिए जो है ना, वो तुम लोग भी ना, चले बात ना सुनना। अच्छा, फिर जब उनमें से एक जो था वो पहले 10 मिनट पहले दिन ना ज़रा लेट हो गया, 10 से 15 मिनट कहीं पे गया हुआ था। तो हमने बात शुरू कर ली थोड़ी सी। तो जब वो आया तो फिर वो हम दोनों ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं हुआ, चल ठीक है यहीं से शुरू करते हैं। बस ऐसे थोड़ी सी बात हुई है, ऐसे ही बस ज़रा थोड़ा सा देख रहे थे, गपशप लगा रहे थे थोड़ा, क्या करना है क्या नहीं। पेपर दिया तो उन दोनों में से जो 15 मिनट लेट आया था वो फेल हो गया बेचारा, थोड़े से मार्जिन से। तो कहने लगा ए वही 15 मिनट में, और तू दूजे नूं जेड़ी गल दसी सी ना, तू मैनू नहीं दसी सी, तां ही मैं फेल हो गया। ठीक है, तो हो जाता है ऐसा, दोस्त होते आप साथ तो जी जी मैं तो पास हो गया बेटा। वो ऐसे कम ही होता है कि पढ़ाने वाला फेल हो, नॉर्मली पास हो ही जाता है। ऐसी बात नहीं होती आप लोगों को, ये वैसे ही बस ये लोगों ने बात बनाई होती है, मैं पढ़ा के वो दूसरा पास हो गया था। तो तुम्हारी काबिलियत नहीं थी ना, तुम्हारी नलायकी थी कि तुमसे पढ़ के कोई बंदा पास हो जाए और तुम फेल हो जाओ, बेशरम। आगे आगे बढ़ो। इक्विटी, मैंने कहा थोड़ा सा सांस लेने। इक्विटी, शेयर कैपिटल ओपनिंग है 300, क्लोजिंग है 396। शेयर प्रीमियम ओपनिंग है 12, क्लोजिंग है 45। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग है 163, क्लोजिंग है 6।
आगे बढ़ें जी। नेक्स्ट है जी ग्रेचुटी पेएबल। आप ग्रेचुटी पेएबल के आगे ब्रैकेट में लिखें लाइक इंटरेस्ट पेएबल। ग्रेचुटी पेएबल लिखा है ना बैलेंस शीट में। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ी सी बात करूंगा, एहतियातन जो कर रहा हूँ ये बात। टेस्ट होना मुश्किल है ग्रेचुटी का आपके लेवल पे, वारंटी का आपके लेवल पे, पर ये दोनों लेजर्स ये बता दूंगा कि खुदा ना खास्ता आ जाए तो गुजारा कैसे चल सकता है, काम फिर भी पूरा कर लेना, ठीक है। तो लिख लें ग्रेचुटी पेएबल के आगे ब्रैकेट में लाइक इंटरेस्ट पेएबल स्लैश टैक्स पेएबल स्लैश डिविडेंड पेएबल। चलो और बताओ क्या चीज़ बेटा। हाँ लेकिन लाइक इसलिए कहा कि इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही होगी, नेचर वैसी होगी। नॉन करंट में क्यों पड़ा होता है इसकी बात कर लेता हूँ। नॉन करंट क्यों कहते हैं, नेचर की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग लायबिलिटी होगी, फॉर द ईयर एक्सपेंस पड़ेगा, फॉर द ईयर पेमेंट होगी और क्लोजिंग भी आएगा। नॉन करंट में क्यों पड़ा ये बात कर लेता हूँ। ग्रेचुटी होती क्या है ये बात बताता हूँ अभी, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इसकी नेचर बिल्कुल वैसी ही होगी ताकि हमें आसानी से अगर कभी आ जाए पेपर में तो करना आता हो इसको करना क्या, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल आगे बढ़ें। ग्रेचुटी पेएबल ओपनिंग कितना है, लेजर बनाएं। जब है उन्हीं की तरह से तो वैसे ही लेजर बना लें। ग्रेचुटी पेएबल ओपनिंग 27.5 क्लोजिंग 38.6। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अलग अलग हैं। प्लीज सबकी तवज्जो चाहिए, इंपॉर्टेंट बात आ गई। लोन तो एक ही है, मैंने अभी आपको बताया क्लास के स्टार्ट में कि 200 रुपये का मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर 200 का क्या यही ले लेते हैं, एग्जाम्पल सामने मेरे मौजूद है, आप छोड़ें उसको जी। 98 रुपये का लोन पे करना है हमने 31 दिसंबर 15 की शाम को। अब हमने 12 महीने नजर दिखाने वाली ऐनक लगाई थी, याद है फॉरेन कॉस्ट में। हमने कहा था अगले 12 महीनों के अंदर इस 98 में से 18 रुपये अगले 12 महीने में पे हो जाना है, बाकी 80 उसके भी बाद। तो लायबिलिटी हम पे 98 ही थी, वो एक ही लोन था, दो लोन नहीं थे, एक ही लोन था। हमने कहा था इस 98 के लोन में से 18 का लोन अगले 12 महीने में और बाकी का 80 12 महीने के भी बाद। तो उस 18 को हमने कह लिया था करंट, बाकी को नॉन करंट। लोन तो एक ही था, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, सवाल हो कैश फ्लो का, और बेटा मार्कर एक ब्लैक ला देते हैं, 2 ले आइएगा। सवाल हो लॉन्ग कैश फ्लो का और लॉन्ग टर्म लोन और उसका करंट पोर्शन अलग आ रहा हो तो हमने उसको इकट्ठा कर लेना है, जहाँ पर वो पहले था वहीं पे ले आना है। हमें तो कैश से गर्ज है ना, अलग मत रखना कि करंट लायबिलिटीज में अलग पड़ा रहे फिर वहाँ से अलग कैश निकले। भाई वो अलग लायबिलिटी थोड़ा ही है, वो तो एक ही लोन था, प्रेजेंटेशन हमने अलग अलग की हुई थी। तो जाकर देखो 100 का लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट है और 20 का करंट है, तो 100 + 20 इज इक्वल टू 120 और 80 + 18 इज इक्वल टू 90। यही तो कह रहा था आपको, 98 की लायबिलिटी है, लोन वही एक ही है। ओके, तो कैश फ्लो के सवालों में अगर कभी लॉन्ग टर्म लोन और करंट मैच्योरिटी अलग हुआ करेगी तो हम हमेशा उसको क्या कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, ट्रेड क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स 16 मैंने यहाँ पर लिख लिया था, जगह खाली थी, मैंने कहा अपने दोस्तों के पास आ जाए जी। ओपनिंग 18 क्लोजिंग 20। ओके, नेक्स्ट एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स। जी क्या करें इनका, क्या करें इनका, इनमें गड़बड़ है, इनमें गड़बड़ है। लिखा था ना साथ जी, तो वो जी वाली जी नहीं थी, वो जी अल्फ़ाबेट था। जी एडजस्टमेंट में आए, क्या कहता है जी एडजस्टमेंट में। पहले तो बताओ एक्रूअल अदर पेएबल्स हैं कितने बैलेंस शीट में। ओपनिंग 16.4 क्लोजिंग 16.2, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह बच्चे। ओके,
नाउ वो क्या कहता है, एडजस्टमेंट जी के अंदर क्या कहता है, accruals and other payables include financial charges amounting to closing 5 opening 6। तो ये क्या है जी, इंटरेस्ट पेएबल ओपनिंग 5 ओपनिंग 6 है, ओपनिंग 6 क्लोजिंग 5। फटाफट यहीं पर लेजर बना लो, इंटरेस्ट एक्सपेंस का ओपनिंग 6 क्लोजिंग 5, ये बकाया 10.4 11.2। इनको अब उठाकर ले जाओ यहाँ पे आपने कहा ओपनिंग एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स, ठीक है जी। वर्किंग नंबर 17 में जाके निकले हमारे पास 0.4, ठीक है जी। और क्लोजिंग accruals and other payables वर्किंग 17 से ही 11.2। बढ़े आगे, चलें वापस आ जाएं। अब नेक्स्ट क्या है जी, बस खत्म कहानी। डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल ओपनिंग 1.4 क्लोजिंग 3। चलें, मैं कहता हूँ इनकम स्टेटमेंट भी फटाफट फेंक ही लें। अगर किसी का लेजर रहता है तो अगले 30 सेकंड में वो लेजर शेजर बना लें। आई एम वेटिंग। एक मिनट हो गया 30 सेकंड की बजाय, जल्दी करें शाबाश। ये लेजर एक्सपेंस का इकट्ठा नहीं बनाया आपने? चलें कोई नहीं, उसको काट दें, यहाँ पर लाकर लिखें उनको भी। ओके, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले क्या गिवन है, सेल्स। डेटर के लेजर में सेल्स लिख लें कितनी, 2535। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एडजस्टमेंट होती भी कैश क्रेडिट की तो हमने तो कल ये परेशानी ख़त्म कर दी थी। ठीक है, हम सारी सेल्स को कैश प्लस क्रेडिट यहाँ पे लिखते हैं। बातें बंद कर दें अब। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, कॉस्ट ऑफ सेल पे स्टार लगा हुआ है इसलिए स्टार पे लाकर लिखें इसको 1774.5। ठीक है, एडजस्टमेंट्स के बाद यहाँ पर लेकर जाएंगे उसको। नेक्स्ट क्या है जी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के लेजर में कैश और एक्सपेंस इसी तरफ आएंगे ना जी, डेबिट क्रेडिट सही लिखा मैंने, ओके। लेकिन स्टार इस फिगर पे भी है, डेप्रिसिएशन भी होगा, बैड डाउटफुल डेट भी कल इसी में था। आज इंशाल्लाह एक और चीज़ भी यहीं पर ही होगी बड़ी हुई, क्योंकि सवाल में कहीं और नज़र नहीं आ रही होगी। तो बहरहाल यहाँ पे स्टार लगाएं और लिखें कितने, 554।
उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस हैं, सवाल खामोश है तो सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस ही है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस ही लिखूंगा, कितना 10.5। कैश की फिगर इस तरफ आएगी, देखेंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे इस लेजर की, पर चलें एक आदत है। डिस्पोजल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है ना लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। कितना जी 4.6। अलग पड़ा हुआ था, शुक्र है। अगर ये भी कहीं खुदा ना खास्ता यहाँ होता तो इसको भी माइनस करना पड़ता, पर ये अलग ही पड़ा था। जैसे पहले सवाल में डेप्रिसिएशन याद होगा आपको, अलग पड़ा था, क्योंकि गेन लॉस तो नॉन कैश ही है ना। ओके जी। नेक्स्ट क्या है, पीबीटी। पीबीटी, पीबीटी कहाँ जाएगा, मेथड दूसरा है, तो फिर पीबीटी कहीं नहीं जाएगा, पैट को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या नजर है, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस कहाँ का, ये टैक्स एक्सपेंस 10। पहले यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग आता था, बस यही फर्क पड़ा है ओपनिंग क्लोजिंग का। बाकी तो अगर एडवांस टैक्स सवाल में आ जाए तो कोई नई चीज नहीं होगी, परेशान नहीं हो जाना उससे, ठीक है जी। यहाँ पर कैश आएगा इंशाल्लाह, देखेंगे। और पैट कहाँ पे आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है जी। कितना 84.6। लें जी, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सारी पोस्ट हो गई है। सवाल तो आगे 10 से 15 मिनट का है, हमारे पास खैर से 25 मिनट है, इसलिए एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट 3, 4 तो वैसे हो गई है, यानी कि ई वैसे हो गई है। एडजस्टमेंट ए बी सी डी, ये 4 एडजस्टमेंट्स करने के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। यू कैन डू इट इंशाल्लाह, यू विल डू इट। सर मत हिलाओ ऐसे ऐसे, बुज़दिलो। 2 मिनट 10 सेकंड बाद शुरू करूंगा, अब तो कर लो। एडजस्टमेंट ए बी सी डी, एक नहीं 4 करनी है, एक 10-10 सेकंड की एडजस्टमेंट्स हैं, हिम्मत करें। पहले ही हथियार फेंक लेते हैं, पता नहीं कहां से आ गई बुज़दिल कौम। आपको आपका मिली नगमा होना चाहिए, हम बुज़दिल कौम है। कर लो तारिक भाई ना, एडजस्टमेंट्स कर लो, मुंह वेखी जाते हो मेरा। One minute gone. दो मिनट गॉन। स्टॉप राइटिंग। अच्छी कोशिश थी, एडजस्टमेंट ज्यादा थी, 2 मिनट की नहीं थी, 3 कर ली काफी बच्चों ने। अब इधर देखें प्लीज प्लीज प्लीज, बस ठीक है, सब जीते, यहाँ पे कोई भी नहीं हारा, सब जीते। आई कैप में पास होना असल है। इधर देखें, अब जब मैं बोल दूं तो रुक जाया करें ना, ताकि फिर कोई डिस्कशन वाली बात ना रह जाए जी। ड्यूरिंग द ईयर an amount of 42 million was transferred from CWIP to PPE. एंट्री बोलें 42 से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डेबिट CWIP क्रेडिट।
ठीक कर लें। नेक्स्ट, द कंपनी सोल्ड पीपीई हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15 मिलियन फॉर। देखिए मैं ये कह रहा था कि मुझे ये ख्याल नहीं रहा, मैं इसको गायब कर देता, ठीक है, इसको गायब कर देता, क्योंकि उसने बताया है कैश भी और उसने बता दिया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से बुक वैल्यू के निकलने वाली फिगर को भी। तो एक चीज़ तो मिसिंग होनी चाहिए थी ना, ठीक है। या ये कैश गायब कर देते तो वो कैश, हाँ ये ज़्यादा बेटर था, ये मैं अभी चेंज कर लेता हूँ ताकि अगली बार के लिए चेंज हो जाए। क्योंकि कल वाले सवाल में हमने क्या देखा था, कैश गिवन था, गेन लॉस गिवन था, बुक वैल्यू निकाल के हमने एसेट के अकाउंट में लिखा था। तो चलो आज इस सवाल के अंदर ये चेंज हो जाती है। अब ज़बानी सुन तो लिया ना चेंज, हो सकता था 10.4 ये समथिंग जो दिया हुआ ये ना दिया होता, तो यहाँ से बैलेंस फिगर क्या निकल आती, कैश। कई बार ये एडजस्टमेंट कर चुके हैं, तो मेथड बदलने से कोई बदल नहीं जाता, ठीक है, सिर्फ 3-4 लेजर्स ही नए आए हैं और क्या हुआ, ठीक है। बहरहाल कैश सवाल में गिवन था 10.4। अब ये 10.4 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल सवाल में गिवन था, इसलिए रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं थी। और अगली बात ये देखें, ये 4.6 हम इनडायरेक्ट मेथड में रिवर्स किया करते थे। बोलो आज इसको कुछ करना है, देखें प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे जाकर देखें, अलग पड़ा हुआ है। जुनेद जंजुआ वाला सवाल याद करो, पहला सवाल इनडायरेक्ट मेथड से जब डायरेक्ट मेथड पे लाए थे, पहला सवाल हमने वही किया था। डेप्रिसिएशन फेस पे अलग पड़ी थी, ने कहा हमने तो ये फिगर उठाई है, इसमें तो डेप्रिसिएशन थी ही नहीं, तो माइनस करने की ज़रूरत इसी तरह से है आज। अगर खुदा ना खास्ता ये लॉस की फिगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल पड़ी होती ना, तो हमें इसको माइनस करना पड़ा, और ठीक है ना। अब बिल्कुल वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे पहले दिन वाले सवाल में डेप्रिसिएशन को जुनेद जंजुआ में इग्नोर कर दिया था कि शामिल नहीं है तो अलग से रखने की, वो शामिल करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करो बस। मसला तो तब है जैसे 2 दिन से चल रहा है मामला, मसला तो तब है कि जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल में छुपा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में छुपा हुआ है, उसको घसीट के खरोच के बाहर निकालना पड़ता है। बात समझ रहे हो ना? ओके, टिक कर लें। बी को भी होगी, बी की एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना था, बस कैश लिखना था। सवाल में ऐसे ही दी है एडजस्टमेंट, मुझे तो लगता है बस पोस्टिंग ही एडजस्टमेंट। तो एक चीज़ तो मिसिंग होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने पिछली क्लास में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये थोड़ी सी मुझसे ओवरलुक हो गई एडजस्टमेंट, इसमें एक एंड गायब करना चाहिए था। बहरहाल सवाल आई कैप का है और ओरिजिनली ऐसा ही था, तो ओरिजिनली आई कैप ने ऐसे ही सवाल में दी हुई थी एडजस्टमेंट, इसलिए परेशान ना हो कि पता नहीं आपसे कुछ रह गया। क्या समझ नहीं आई? समझ क्या नहीं आई? कौन सी? बी वाली? डी पे तो हम पहुंचे नहीं ना बेटा, अभी तो हमने बी एडजस्टमेंट की है सेकंड, ठीक है, अभी थर्ड पे हम अब पहुंचे हैं। नहीं बेटा प्लीज, क्या हो गया बेटा? वो बेटा मैं अपनी दास्तान सुना रहा था, तुम छोड़ो, तुम्हें क्या उससे, तुम इग्नोर करो। नंबर सी डेप्रीसिएशन फॉर द, अलहदा से पूछ लेना क्या कह रहा था मैं, ठीक है, वो वापस की बात, वैसे ही बातें सुना रहा था, गप्पे लगा रहा था। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 27.7। पहले तो यहाँ पे आकर लिख लो इसको, जो एंट्री होती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट की एंट्री कर रहे हैं ना हम, 27.7। अब ये डेबिट कहाँ कहाँ हुई है, किसी एक जगह डेबिट नहीं हुई, डेबिट ये अलग अलग। क्या कहता है वो कहता है 60% ऑफ द डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो 27.7 को आपने पढ़ लिया और आपने कहा 60 और 40 कर लो इसको। 60% कितना बनता है? 16 पॉइंट और 40, ये कहाँ पर पड़ा है और ये कहाँ पर पड़ा है? सवाल चुप है, नज़र भी नहीं आ रहा, तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अच्छा बेटा एक सवाल जहन में आया मेरे, पहले ये एडजस्टमेंट कर तो लें, पहले -16.62। अभी भी इसको लिखना नहीं हो सकता कि और एडजस्टमेंट आ जाए, ठीक है ना, तेज़ी नहीं दिखानी ज़्यादा। और यहाँ पे -11.08।
मेरा सवाल आपसे, क्या ये रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट है? क्या डेप्रीसिएशन गलत चार्ज की हुई है? और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में ही होता है, और क्या इनकम में होता है? बिल्कुल सही पड़ा हुआ था। हमने तो सिर्फ इसलिए इसको यहाँ से निकाला है कि अगर यहाँ पे पड़ी रह गई तो कैश की फिगर वो इन्फ्लेट हो जाएगी, कैश में ये शामिल हो जाएगा, तो इसलिए निकाल दिया हमने इसको। ठीक है, अकाउंटिंग गलत नहीं हुई पड़ी थी। ओके, सही आ? ओके जी, नेक्स्ट टिक करें, टिक कर लें। एडजस्टमेंट सी हो गई है टिक। डी पे आप आए हैं हम। लो जी, डी वाली एडजस्टमेंट बिल्कुल कल वाली एडजस्टमेंट है, सेम कल वाली एडजस्टमेंट है, कोई टाइम नहीं लगा रहा इस पे मैं। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों ने, टाइम मिला नहीं था यहाँ तक पहुँचने में, वरना आप लोगों को ये एडजस्टमेंट करने में भी 30 सेकंड ही लगने थे। अब इधर देखें, सब कैलकुलेटर्स हाथ में रखें। पहले तो एंट्री करते हैं। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1 मिलियन। बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, फिर डेटर क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट। मैंने कहा हुआ डायरेक्ट एंट्री किया करो, बोला भी ऐसे करो, प्रोविजन डेबिट, डेटर क्रेडिट। कितने से? 1 मिलियन से। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जी। उसके बाद कहता है इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन द प्रोविजन। पॉलिसी होती है जो कंसिस्टेंटली हमेशा अप्लाई हो, तो कंपनी की पॉलिसी है 5% प्रोविजन, यानी कि प्रोविजन 5% है, तो फिर नेट 95 पड़े हैं, हमें चाहिए 100 वाली फिगर। तो लिखो 28.5। हाँ मुझे पता है सबने निकाल लिया, पर जो रहते हैं उनको कह रहा हूँ, लिखो 28.5 कैलकुलेटर पे। ये 95 है, तो डिवाइड बाय 95 इंटू 100 क्या बना? तो ये बन गया 1.5 बैलेंसिंग। इसको बैलेंसिंग निकाला करो, इजी है, ज़रा जल्दी हो जाता है ये काम। ओके, और 24.7 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 करो, 26। तो आज बड़ी राउंड सी फिगर्स आ रही हैं, जो कल यहाँ पे राउंड नहीं थी। सवाल कल भी ठीक था, सवाल आज भी ठीक है। ठीक है ना, इसलिए कभी परेशान नहीं होना। अब तक कॉन्सेप्ट ठीक है तो बस सब ठीक है। फिगर्स तो प्लस माइनस होती रहती हैं। ठीक है जी, थोड़ी बहुत पॉइंट्स में फिगर्स चली कि ज़्यादा परेशान हो गए, नहीं। अब देखो राउंड कहीं, हाँ देखा सही कर रहे हैं हम, लगता है बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट फिगर आई। बहरहाल 26 और 30, 1.3 और 1.5। एडजस्टमेंट ई एफ जी एच, कहीं पे भी ये हिट नहीं हो रहे, इनको क्या ख्याल है, बैलेंस ही ना कर लें। कैश कितना आ रहा है, ऐसे ही दिल किया मेरा, क्योंकि ये प्रोविजन मैंने बैलेंस करना ही था। 2530 कस्टमर्स 2530 वर्किंग नंबर। ऐसे ही मैंने कहा चलो कुछ नंबर भी आ ही जाए। प्रोविजन में से यहाँ पर बैड डेट एक्सपेंस की फिगर निकलेगी, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है। बैलेंसिंग कितनी है? 1.2। ये प्रॉफिट एंड लॉस से फिगर गई है, बोलो। फेस पे जाके देखो कहीं नजर आ रही है, फेस पे जाके देखो कहीं नजर आ रही। हाँ, तो फिर किसी एक जगह तो अज्यूम करनी पड़ेगी ना, और नॉर्मल अजम्पशन यही है। बहुत शक पड़े तो नीचे एक फुट नोट में लिख दो, अज्यूम्ड दैट बैड डेट एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लड़ाई खत्म होगी। ठीक है, तो -1 ये क्या था जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा हुआ था, हमने निकाल दिया इसको, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये क्या है? ये है बैड डेट एक्सपेंस, लिख लेते हैं। ठीक है जी, सही हो गया। अभी भी टोटल मत करो, हो सकता है कोई और चीज़ ही आ जाए, सवाल के एंड तक देखते चलेंगे जी। चलें, ये लेजर वैसे हो गए इत्तफाकन, ऐसे ही बस। ये 7 वर्किंग तो वैसे ही, क्या करना है इसका। ओके जी जी, ये नहीं समझ आई, ये जाया कहाँ करती है 1.2 की फिगर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पड़ी है ये? रेटिंग में। अब है तो नॉन कैश। ये मेथड डायरेक्ट है भाई, वो वाली मौजे नहीं है यहाँ पे कि वेव स्किल करोगे, इग्नोर करोगे बैड एक्सपेंस को। तो आप वो मैंने कल ये वो प्रूव करके एग्जांपल से कहा था, एलओ खत्म, इनडायरेक्ट
अबाउट डायरेक्ट पे, तो डायरेक्ट में तो सब कुछ करना पड़ रहा है। ओके, परेशान नहीं होना। 20 नंबर का सवाल है तो 16, 17, 18 फिर भी आ जाते हैं, छोटी मोटी गलती की खैर होती है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है भाई, एडवांसेस हो गया टिक, ये एडजस्टमेंट, और जी भी टिक हो गई है। ओह, सवाल तो हो गया। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी रह गया और डिविडेंड। मैं तो कहता हूं पहले डिविडेंड कर लेते हैं, प्रोविजन ग्रेचुइटी बिल्कुल एंड पे आते हैं। चलो पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं आप, पढ़ते हैं और 1 मिनट में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और कोई ना कोई एंट्री भी पास करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। हरी आप बाजार इतना लेंथी नजर आने वाला सवाल कितना इजी साबित हो रहा है। तो सवाल को देख के कभी नहीं घबराना, घबराना नहीं। हमारा तो कौमी जुमला है ना, हमारा तो कौमी जुमला है। कोई ऐसा बच्चा जिसने एंट्री कर ली हो, 1 2 3 4, उधर पढ़ लेना। ऐसे ऐसे लीमा गाने आए हो, बैठे पढ़ो, ऐसे कुछ करोगे तो करने से कुछ होगा। अभी मैं पढ़ूंगा, तुम क्रिटिकली पढ़ते ही नहीं हो चीजों को। भाई कितने बच्चों ने कर ली एडजस्टमेंट? 4-5 बच्चे हाथ खड़े कर रहे थे पहले, वो भी अब नहीं कर रहे हाथ खड़ा। ओके, 2 मिनट हो गए, 1 मिनट दिया था। रुके आप, इधर देखें, पढ़ाता हूं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी एडजस्टमेंट थी। ऑन जनवरी 15, 2016, हमारा साल कौन सा है? 2015 है हमारा साल। 2015 में मैक्सिमम कौन कौन से डिविडेंड आ सकते हैं? फाइनल 14 और इंटरिम 15। इसके अलावा कोई तीसरा डिविडेंड यहां पर नहीं आ सकता। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। ऑन जनवरी 15, 2016, एक तो साल से निकल गया था। द कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 कंप्राइजिंग 7 पॉइंट, हाँ इसको ले लीजिए। 15 का फाइनल तो 15 में आ ही नहीं सकता, तो इस 15 को गोल दायरा लगाओ और कांटा लगाओ उसके ऊपर। सिर्फ इग्नोर नहीं करना, इसको क्रॉस लगाओ, वरना ऐसे ही गले पड़ जाए गलती से, गलती में उठा ही ना लो इसको। अब ये कौन सा डिविडेंड था? कैश। उसने आगे लिखा हुआ है कैश। ब्रैकेट का क्या मतलब है? हाँ, ऐसे ही वो बात बताना चाह रहा है कि ये 14 का फाइनल भी इसी तरह से अनाउंस हुआ होगा। तो 14 का फाइनल कहाँ आता है? 15 में। तो इस 35% को गले से लगाना है, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करना, ठीक है, इसको गले से लगाना है। और ये डिविडेंड कौन सा है? कैश। डिविडेंड कौन सा है? कैश। फाइनल ऑफ 14 है और कैश है, इसकी एंट्री यहीं पे लिख लें, यहीं पे नीचे तीर लगा के लिख लें, जगह काफ़ी खाली है। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी, और रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करेंगे, ठीक है। ये एंट्री है ना, लिख लो अपने पास ये एंट्री एडजस्टमेंट के साथ ही। एक तो ये एंट्री होगी की, एंड 12.5%, अब वो वैसे ही चल रही है बात, जुमला वैसे ही चल रहा है। ऑन जनवरी 15 कंपनी डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड फॉर ईयर 31 दिसंबर 15 कंप्राइजिंग 7.5 कैश एंड 12.5 बोनस। ये यूं बात चल रही है, ठीक है। तो 12.5 बोनस को क्या करोगे? ओ भाई जा, सकोगे ओ भाई जा, तो 15 का फाइनल तो 16 में आएगा, तो 12.5 को भी गोल दायरा लगाएं और कांटा लगाएं। फाइनल ही है, कॉन्टिन्यूटी में बात चल रही है। जुमला पढ़ें जरा गौर से। जनवरी 15 कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर 15 कंप्राइजिंग 7.5 कैश एंड 12.5 बोनस। ये पूरा जुमला ऐसे बन रहा है, ठीक है। चलें, उसके बाद 2014 वाले जीरो को गले से लगा ले सके, कोई गल नहीं, तो जीरो तक ही होया, गले से दूर लगा लें उसको। ये मैंने जीरो कर दिया, असल एडजस्टमेंट यहाँ पे 10% था और कैश 25 था। क्यों किया वो आपको छोड़ें इस बात को, बस ठीक है 0% है। ये लिखा इसलिए रहने दिया कि आपको अभी सवाल के अंदर, होमवर्क वाले सवाल के अंदर अगर मिल जाए बोनस की एंट्री, तो पता तो हो कि ये बोल तो दूं क्लास के अंदर। बोनस शेयर्स की एंट्री याद है? क्या एंट्री होती थी?
डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल, और डिविडेंड को हम डेबिट पहले शेयर प्रीमियम से कर लेते थे। अलाउड ट्रीटमेंट्स हैं दोनों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शेयर कैपिटल से आप शेयर प्रीमियम से डेबिट करो, रिटेन अर्निंग से, दोनों में ही नंबर नहीं कटेंगे। पर हमने देखा हुआ है कि जब शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो पहले हम उससे निकाल लेते हैं, बकाया बचते हुए को हम रिटेन अर्निंग से। यही सीखा हुआ है ना। अगर कोई बच्चा वहाँ भूल जाता है और रिटेन अर्निंग्स में ही डेबिट कर देता है तो ये अलाउड ट्रीटमेंट है। लॉ हमें इसकी इजाज़त देता है कि दोनों तरह से कर लें, लेकिन कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस होती हैं कुछ। बेटर क्या है, वो लोग कहते हैं यार शेयर प्रीमियम तो होते कोई काम है नहीं, तो चलो उसको इसी काम में लगाए रखो, एक दो और कामों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है वो यही कहती हैं, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस लॉ से हट के भी वो कहते हैं कि देखो रिटेन अर्निंग्स को तो आप डिविडेंड के तौर पे भी बांट सकते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, और 100 किस्म के इस्तेमाल हैं, लेकिन शेयर प्रीमियम तो पड़ा है तो पड़ा है, तो चलो किसी काम तो लगाओ उसको। इसलिए कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ये कि वहाँ से कर दो। कोई भूल जाता है पर्चे में रिटेन अर्निंग से डेबिट कर देता है तो नो इशू। ओके, बहरहाल जीरो को आपने गले से लगाया लेकिन कम कोई नहीं आया। अब एक ही एंट्री है, वो क्या है, रिटेन अर्निंग्स कितने गए, ये रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ठीक है, अब फिगर चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा डिविडेंड पेएबल, और परसेंटेज किस पे लगा करती है, शेयर कैपिटल के रिसेंट बैलेंस पे जी, इनटू कितना बना 105 रिटेन अर्निंग्स। ठीक है जी, वैसे तो ये लेजर भी अब पूरा हो ही रहा है, बहरहाल चले अब एक ही बार देखते हैं। और जी ले दे के रह गई है बस एक एडजस्टमेंट, वो क्या है, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है जी, ये सुन लें। ग्रेच्युटी ये है कि जब हमारे पास काम करने वाले मुलाजिम जो हैं, जब वो कई साल बाद हमें छोड़कर जाएंगे तो हमने उनको जाते हुए कुछ पैसे देने होते हैं। टैक्स पढ़ते हुए तो आप पढ़ रहे हैं, कोई फंडेड होती है, कोई अनफंडेड होती है, को क्या। अकाउंटिंग के लिए कोई फ़र्क नहीं है, बस ग्रेच्युटी है अकाउंटेंट्स के लिए। ठीक है, अब ग्रेच्युटी अंदाज़ा लगाया जाता है। अंदाज़ा हम ये कहते हैं कि आज से ही थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। अंदाजे की बेस पे हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहते हैं कि जी ये मिसाल के तौर पे एक पॉपुलेशन है हमारे सामने, हमारे मुलाजमों की, इसमें हो सकता है कोई साल बाद छोड़ जाए, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है, जिस अंदाजे की बेस पे एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है। एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रेच्युटी एक्सपेंस। जी, ग्रेच्युटी एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। बात समझ आ रही है? तो मतलब इन ये बिल्कुल करीब वाले हैं, इन्हीं को देख लो। एक्सपेंस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में एस्टीमेट की बेस पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, एस्टीमेट की बेस पे ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब कुछ लोग इस साल वाकई में छोड़ के चले जाते हैं तो उनको पैसे देने भी पड़ते हैं, तो उसकी एंट्री फिर पड़ती है ये ग्रेच्युटी पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो बिल्कुल लेजर तो वैसा ही है। नॉन करंट क्यों रखा, हमने एक अंदाज़ा लगाया है कि हमारे ये जो 50, 100 या 200 या 500 जितने भी मुलाजिम हैं, 36 ये सारे मुलाजिम जो हैं, ये किसी के बारे में हमें ख्याल है कि 2 साल बाद छोड़ जाएगा, किसी के बारे में है कि 10 साल बाद छोड़ेगा, किसी के बारे में 50 साल बाद छोड़ेगा। अब क्या पता किसने कब छोड़ना है, तो जब क्लियरली ये बात पता नहीं लग सकती तो इस लायबिलिटी को हम क्या कह दिया करते हैं, नॉन करंट ही। हम बाइफरकेट भी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो हमेशा ही इसको हम क्या कर दिया करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी कह दिया करते हैं। बहरहाल आप उसको छोड़ें, ये तो टेक्निकल बातें थी। आप देखें ये ग्रेच्युटी पेएबल का लेजर बिल्कुल वैसा ही लेजर नहीं है जैसा इंटरेस्ट का पेएबल का लेजर है या टैक्स पेएबल का लेजर है। बोलो, चलो अब ये एडजस्टमेंट पढ़ो। वो कहता है कहाँ गया, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, भाई प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन अंडरलाइन करो। क्या था, क्या बताया था, एस्टीमेट, अंदाजा। क्या ये पेड की फिगर है, क्या ये ओपनिंग क्लोजिंग लायबिलिटी है, नहीं, वो तो अलग बताया हुआ था। ये एक्सपेंस जो एस्टीमेट की बेस पे हम अंदाजा लगाया करते हैं, ये अंदाजा टैक्स का अंदाजा, एक्सपेंस का अंदाजा, अंदाजे की बेस पे कई डेप्रिसिएशन का अंदाजा, अंदाजे की बेस पे कई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटेंट्स। तो ये अंदाजा कितना लगाया था फॉर द ईयर 15.5, तो कैश बैलेंसिंग आएगा 4.4।
अब इधर देखो, छोटी सी बात, जब होमवर्क करोगे तो आप इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे होगे, पीबीटी से स्टार्ट लोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे, यहाँ पर डेप्रीसिएशन ऐड करते थे आप, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करते थे आप, लॉस ऐड करते थे आप, चलो यूं लिख लेते हैं, प्लस माइनस लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल, बस काफ़ी है ये, ठीक है। उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट्स वर्किंग कैपिटल की आया करती थी, डेटर क्रेडिटर वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखा करते थे टैक्स पेड, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। अब सुने, आज क्यों इंटरेस्ट को यहाँ पर लिखा था, मैंने आपको एक बार बताया था, ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। साडा को काम ही यही नहीं है कि सुबह से शाम तक बस लोन लिया करते हैं और इंटरेस्ट दिया करते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, चीज़ें खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, एक आधा लोन भी चल रहा है, ज़रूरत पड़ी पैसों की, ठीक है। ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए मेन ऑपरेशंस का पार्ट जो चीज़ें नहीं होती वो फेस पे दिखाया करते थे। तो अगर कभी सवाल के अंदर जो खुदा ना खास्ता ग्रेचुटी आ जाए तो मैंने कहा था बिल्कुल इंटरेस्ट वाला ट्रीटमेंट कर लेना। इसके साथ क्या करना, बिल्कुल इंटरेस्ट वाला ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट क्या था, ग्रेचुटी एक्सपेंस जो होगा, क्योंकि एक्सपेंस तो नॉन कैश होता है, यहाँ से एड बैक करके रिवर्स कर दोगे और लेस के अंदर ग्रेचुटी पेड लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर तो रिवर्सल वाला मामला है नहीं, बस पेड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ग्रेचुटी पेड, वर्किंग नंबर 4.4। हाँ, अगर ये एक्सपेंस है और नॉन कैश भी है तो प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे कहाँ है, फेस पे नहीं है, कहो फेस पे नहीं है। तो फिर ये अगली बात करो कि यही अज्यूम कर सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ सेल में हो सकता था या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो एक छोटा सा नोट लिख दिया कि जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अज्यूम किया है, तो यहाँ से आपको 15.5 को भी माइनस करना चाहिए। ये क्या है, ग्रेचुटी एक्सपेंस। ऐसे नहीं जान छूटेगी, बात समझे हो। बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट थी, FR2 लेवल की थी, एहतियातन करा दी, बहुत मुश्किल है, इसको वो टेस्ट कर ले। बहरहाल ध्यान से देखिएगा, कोई मसला नहीं होगा, ऐसे ही समझिएगा जैसे इंटरेस्ट है। तो एडजस्टमेंट यहाँ पर तो आपने बिल्कुल वही करनी थी, इंटरेस्ट वाली। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि लेट्स से एक्सपेंसेस, मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें पड़ा होता, निकाल लेते ना, निकाल लेते, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखने के लिए निकालते चाहे तो, बस ऐसे ही किया हमने, ठीक है। ओके जी, सवाल ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म हो गया है। विद से शुरू कर देते हैं, चलो यहाँ से जो बैलेंसिंग शुरू कर दी थी, यहाँ से बैलेंसिंग शुरू कर दी थी। ये क्या है जी, कैश कितना, 103.4। अब एक ही बार मैं जाता हूँ, 2-3 तो लेके जाऊँगा साथ। इंटरेस्ट पेड 11.5, लोन रीपेड 20, चलो ये 3 अब फेंक आते हैं। लोन रीपेड, वर्किंग का रेफरेंस बताते रहना, 15.22 नेगेटिव जी। उसके बाद डिविडेंड पेड कितना है, 4, वर्किंग नंबर 19। उसके बाद इंटरेस्ट पेड वर्किंग नंबर 18 में कितना आया, 11.5, ठीक है। ये मैंने 3 लेजर्स बैलेंस किए, 1, 2, 3। कोई मसला है तो बता दें, आगे बढ़े। ग्रेचुटी तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। लेजर, लेजर डन, लेजर डन। रिटेन्ड अर्निंग्स चेक करो, कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ हो गया, ओके है, डन है। आगे बढ़ो, इधर देखो, शेयर प्रीमियम ने कहा शेयर इशू हुए हैं 33। शेयर कैपिटल ने कहा जाहिर सी बात है वो हिट तभी होता है जब कुछ ना कुछ मुझे हिट लगती है, और ये हिट कितनी है, 96। तो टोटल ही ये कैश इन्वेस्टेड है। इधर
शेयर कैपिटल इंजेक्टेड, इन्वेस्टेड, जो मर्जी लिख लें, वर्किंग ऐसे लिख लें। पहले कौन सा है? शेयर कैपिटल कितना है? 96, वर्किंग नंबर 11 प्लस कितना? 33, वर्किंग 12 जी, 129 पॉजिटिव। सर ये 96 का क्या है? बेटा बैलेंसिंग है ये, कैपिटल के लेजर का राइट इशू होगा। जौन सा भी इशू होगा प्रीमियम पे इशू होता है, तो हमने 100 वाला शेयर 10 वाला शेयर 12 का बेच दिया, 10 वाला शेयर 15 का बेच दिया, 10 वाला शेयर 20 का बेच दिया, तो शेयर कैपिटल में पैसे आते हैं, शेयर प्रीमियम में भी आया करते हैं। ये एंट्री ये हुई है, कैश डेबिट 129, शेयर कैपिटल 96, शेयर प्रीमियम 33। क्या है इस एंट्री को? जी नेक्स्ट ये हो गए तीनों। डिस्पोजल एम फजूल में आया था। टैक्स एक्सपेंस बताएं। 106 एग्जैक्ट, इसको भी लेते ही चलें साथ। ओहो, इसमें तो पहले फिगर निकालना पड़ेगी सही वाली, बताओ। 525.22 जी, ये 526.22 तो 0.42। चलो अब ये दो फिगर्स ले जाते हैं कैश की। एक है कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, वर्किंग नंबर 8 में कितना जी? 519.42 और टैक्स पेड कितना है? कौन सी वर्किंग है? 10। ठीक हो गया? पता ना, मैं थोड़ा सा चक्कर बचा रहा हूँ। अच्छा, आप एक एक को बैलेंस करके लिखते हैं, छोड़ते नहीं हैं, वरना ज़्यादा हो जाए तो मिस हो जाता है, कोई ना कोई मुफ्त में नंबर ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, एक बैलेंस करें, चलते जाएं आगे। ये भी हो गया, ये डन। ये अभी मजलूमों की तरह खड़ा है। कॉस्ट ऑफ सेल निकालो। 88, ठीक है जी। 1757.88 जी। यहाँ से हमारे पास क्रेडिटर्स आएंगे 1838.68 1838.68 स्टॉक जी 1836.68 बैलेंसिंग। ये है जनाब 18, ये वाला है 1836.68 कैश पेड वर्किंग। ठीक हो गया जी, डन डन। ये बैलेंसिंग कितना आ रहा है जी? 27.5 33.5 नहीं, ये तो 27.5 है। तो मैंने तो ये वाला बोला था जी। पुत्र इसका उसका क्या, मुझे कैलकुलेटर तो मैं ही कर लेता हूँ यार, ला देते यार, मैं खुद ही होया पे। CWIP यही पहले लिखा था, इसका बैलेंस बताएं। 29.5। शुक्र है आज के दिन में हो गया ये काम। कैश पेड फॉर एडिशन इन PPE वर्किंग नंबर 229.5 पेड है। ठीक है जी। कैश पेड फॉर एडिशन इन CWIP वर्किंग 327.5। जी इस सारी साइड का एक टोटल होगा कोई 51.4 नेगेटिव। रिकन्फर्म करें, 2-3 बचे। बाकी इसका आंसर बताएं।
6.6 नेगेटिव नेगेटिव, रिकन्फर्म करें 2-3 बच्चे। 107 पॉजिटिव, नेट 51.4 माइनस वाला, 46.6 माइनस वाला और 107 9, ये 3 इसमें पड़ा तो हो गया 12। ठीक है, होमवर्क में इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से करना है। सारा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कर लेना हो सके तो, अगर इतना कमाल रखते हो तो, वरना सारा सवाल कर लो दोबारा। और वसीम इंडस्ट्रीज़ को भी करके आइएगा। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।